बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आज एक ट्वीट किया था और मैंने बताया था कि एक चाबी वाला खिलौना जो है उसको अरेंज किया गया पाकिस्तान के बाहर से और 10 बजे एक तमाशा लगाया जाएगा पाकिस्तान में। मैं इस सारी चीज़ को जानता हूँ और चंद दिनों से जानता हूँ, चंद दिनों से नहीं बल्कि एक महीना हो गया मैं इसको जानता हूँ। अरशद शरीफ शहीद भाई ने अपने इंतकाल से पहले इस बारे में ट्वीट भी किया था और वो भी इसकी तफसीलात जानते थे। उसके अलावा मैंने इसकी तफसीलात के लिए कुछ ट्रैवल भी किया है और वो तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं कि एक्चुअली मामला क्या है। इसमें थोड़ा सा निजी नौइयत का मामला भी है। आपको पता है फैमिली के मामलात, निजी नौइयत के मामलात, उनके अंदर मैं नहीं जाता और जो बेहुदा चीज़ें होती उनके तरफ मैं बिल्कुल ही नहीं जाता। मैं बात ही नहीं करता। निजी ज़िंदगी किसी की कोई भी हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन पहले आप देख लें कि प्रोपेगेंडा किया क्या गया है। इमरान खान के ऊपर घूम घुमा के सारी मेहनत करके कुछ भी करके एक घड़ी मिलती है। बार बार क्या मिलता है? एक घड़ी मिलती है कि इमरान खान साहब ने एक घड़ी को बेचा है और वो यूएई में बेची गई है। और इमरान खान साहब ने क्यों बेचा और वो घड़ी क्यों ली और जिस अमाउंट पे बेची गई है वो अमाउंट पाकिस्तान में क्यों नहीं बताई गई। एक तो बड़ा कमज़ोर केस बनाया गया और वहाँ पे इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम हुए और होंगे भी। और पब्लिक के अंदर भी ये प्रोपेगेंडा नहीं बिका, लोगों ने पोस्टमार्टम करके रख दिया है। अब ज़रा थोड़ी सी कहानी को आप देख लें। ये कहानी है जी उमर फारूक साहब से आज शुरू की गई है। उमर फारूक ज़हूर साहब ये एक्चुअली नॉर्वे में पले बड़े हैं। एक नॉर्वेजियन अखबार के मुताबिक इसका नाम है अखबार का VG और इसके मुताबिक इनकी एक रिपोर्ट भी है, उस रिपोर्ट को भी कोट किया जा सकता है। 45 साल इनकी उम्र बताई जा रही है इस रिपोर्ट में और ये नॉर्वे में पले बड़े हैं। इनके ऊपर नॉर्वे में केस है और ये वहाँ की पुलिस को मतलूब हैं क्योंकि इन्होंने एक फ्रॉड हुआ था वहाँ पे एक बहुत ही अमीर खातून को लूटने का, तो ये उसका मुबैना हिस्सा है, इसलिए नॉर्वे की पुलिस को ये मतलूब हैं। और ये फिर लिखा गया आर्टिकल बाद में VG के अंदर। उन्होंने एतराज़ ये किया था कि ये जो UAE की रॉयल फैमिली है उनके लोगों के बहुत करीब हैं और बड़ी डील्स में उनके करीब देखे गए हैं। ख़ास तौर पे घाना में जो हुआ, चाहे वो वैक्सीन्स का मामला हो, बाद में कुछ और डील्स हैं, उसके अंदर कहा जा रहा है कि इनको उनके करीब देखा गया है और UAE की हुकूमत ने इनको सहूलत फराम की है क्योंकि नॉर्वे की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इनको अपना मुजरिम समझती हैं और इनको पकड़ना चाहती हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भी इनके ऊपर केसेस बने थे और वो क्यों बने थे वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। इनकी बीवी के साथ एक झगड़ा था। इनकी एहलिया सूफिया मिर्ज़ा, इनमें अलहदगी हो चुकी है। इनकी बच्चियों की हवालगी के हवाले से एक मसला था। ये अपनी बच्चियों को छोटी उम्र में पाकिस्तान से ले गए थे। वो खातून ने, मुझे याद है कि बहुत पहले मेरे साथ भी एक दफ़ा रब्ता किया था, बहुत सारे मीडिया ने इस मामले को उठाया भी था। बहरहाल शहजाद अकबर साहब के दौर के अंदर उन खातून के ताल्लुकात शहजाद अकबर साहब से बेहतर बन गए, तो शहजाद अकबर साहब ने इस मामले के अंदर जब कूदने की कोशिश की तो उनको कामयाबी नहीं मिली, तो पाकिस्तान में दोबारा मुकदमे बनना शुरू हो गए उमर फारूक साहब पे। तो उमर फारूक साहब से बच्चियों की वापस हवालगी के लिए कोशिश कर रही थी सूफिया मिर्ज़ा साहिबा, लेकिन वो बच्चियां वापस दे नहीं रहे थे और वो ये कहते हैं कि उन्होंने कानून के मुताबिक रखी हुई हैं। अच्छा, इसमें उमर फारूक साहब पे मुकदमात हुए, इनको इंटरपोल में डाला गया और इनके ऊपर जो है वो पाकिस्तान में ये मतलूब हो गए। ये मामला चल रहे थे और सूफिया मिर्ज़ा और शहजाद अकबर जो हैं वो इनके खिलाफ थे। सूफिया मिर्ज़ा साहिबा के पहले भी बहुत सारे अहम और ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात रहे हैं और वो एलीट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। मैं अब निजी मामलात में नहीं जाना चाहता, वो गैर मुनासिब है। वो किसी के भी हों, चाहे वो उमर फारूक के हों, चाहे वो सूफिया मिर्ज़ा के हों, चाहे वो शहजाद अकबर के हों या उससे पहले किसी और बड़े लोगों के हों, तो उनमें मैं नहीं जाता। लेकिन ये नहायत निजी नौइयत का मामला था और ये मुकदमेबाजी तक पहुंच गया। शहजाद अकबर पे काफ़ी गुस्सा भी इस मामले में उमर फारूक साहब को आया। उमर फारूक साहब वो शख्स हैं जिन्होंने इस घड़ी को ख़रीदा था दुबई में। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये घड़ी दुबई में बिकने के लिए गई थी और वहाँ पे, यानी जिसने ख़रीदी तोशा खाना से ख़रीदी ना, और तोशा खाना से आपने तोहफ़ा 4 महीने 5 महीने में ख़रीद लेना होता है, वरना साल में 2 मरतबा कानून के मुताबिक। वो कैसे बेचते हैं कानून मेरे पास लिखा हुआ है, आज आपको कानून भी पढ़ के बताता हूँ। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा मुकद्दस तोहफ़ा था, वो जो लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी एक ऐसी बेअदबी हो गई है
तोहफा बेच के, तो उनके लिए जवाब है यहाँ पे। तोशाखाना का पूरा कानून मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आज जो पोर्ट्रे किया गया, पहले देखें वो क्या किया गया। ये किया गया कि इमरान खान साहब की फ्रंटमैन के तौर पे फराह गोगी जाती हैं यूएई में, और वो जाके जनाब अली, ये इन्होंने दिया है, इस तरह इसको बताया है कि जनाब वो जाती हैं और जाके घड़ी बेच आती हैं। शहजाद अकबर ताल्लुक़ बनाकर देते हैं उमर फ़ारूक से, फ़राह शहजादी का, और उमर फ़ारूक के बाद फ़राह शहजादी जाती हैं, उनको घड़ी दिखाती हैं, वो उसकी कीमत लगाते हैं, और कीमत लगाने के बाद वो उसको ख़रीद लेते हैं 2 मिलियन अमरीकी डॉलर्स में। फ़राह शहजादी कहती हैं जी नहीं, मुझे कैश दे दें। वो बैंक जाते हैं, 7.5 मिलियन अमरीकी वो वहाँ से वो दिरहम निकालती हैं, और दिरहम निकालने के बाद जो है वो लाकर फ़राह शहजादी साहबा के हवाले कर देते हैं। वैसे वो फ़राह गोगी कह रहे थे, उनके हवाले कर देते हैं और कहते हैं जी कैश लेकर आप चली जाएं। ऐसे होते हैं इस लेवल के सौदे। जब आप इतना कीमती गिफ्ट खरीद रहे हो तो आप चाहते हैं कि आपके पास एक ट्रेल मौजूद हो कि मैंने ये गिफ्ट किससे खरीदा और कितने में खरीदा। कोई चोरी का माल तो आप खरीद नहीं रहे थे जिसको आप इस तरीके से खरीदेंगे। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इन साहब के बारे में ना सिर्फ नॉर्वे के अंदर मामला था, पाकिस्तान के अंदर मामला था, बल्कि मैं जब आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि जाली बैंक बनाने के लिए भी ये मतलूब हैं, और वो स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में पुलिस इनको पकड़ नहीं सकी, होल्ड नहीं कर सकी, उसकी वजह से जो है वो केस की मुद्दत ख़त्म हुई। लेकिन वहाँ पे एक जाली बैंक बनाने के केस के अंदर वहाँ पे भी मतलूब हैं। नॉर्वे भी हो गया, कुछ और भी इस तरह के मामला जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी केस चलता रहा है। लेकिन ये शख्स इस वक्त किस तरीके से इंपोर्टेड हुकूमत या उनके सहूलतकारों के काबू आया, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनके ऊपर केसेस बने हुए थे और इन्होंने ये घड़ी खरीदी हुई थी, घड़ी इनके पास मौजूद थी। ये बात पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को पता चल गई। वो पिछले चंद महीनों से इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि जनाब आप एक स्टेटमेंट जारी करें या हमें रिकॉर्ड बताएं कि आपने कौन सी ट्रांजैक्शन की और इस घड़ी को खरीदा। आप हमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बताएं। तो उस पर इनके पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तो था नहीं जो ये दिखाते, या वो मतलूबा ट्रांजैक्शन जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पैसों में घड़ी खरीदी है, तो वो तो बैंक का रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो था नहीं। तो फिर अब एक एफिडेविट तैयार करवाया गया है। मेरी इतला के मुताबिक मुबैना तौर पे एक एफिडेविट तैयार करवाया गया है जिसमें इनकी जानिब से ये लिखा गया है कि मुझे शहजाद अकबर ने इंट्रोड्यूस किया फ़राह शहजादी से, और शहजाद अकबर मेरे दोस्त हैं, मुझे मिलते मिलाते रहे हैं, जबकि शहजाद अकबर ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि मैं इनको कभी नहीं मिला। अगर मिले हैं तो वो ले आए, फोटो शोटो चीज़ें सामने लेकर आए, कोई वीडियो बनाकर सामने ले आए, या बताएं कोई CCTV निकालें, बताएं जी शहजाद अकबर से मैं मिलता रहा हूँ, मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है। बहरहाल शहजाद अकबर ने डिनाई कर दिया। हाँ, शहजाद अकबर का ताल्लुक़ सूफिया मिर्ज़ा से है, साबिका एक्ट्रेस से, और सूफिया मिर्ज़ा से ताल्लुक़ की वजह से उनको इंसाफ दिलाने के चक्कर में इनके ऊपर पर्चे हुए हैं पाकिस्तान में कि इनकी बच्चियाँ इनको वापस दिलाई जाए, इनको इंसाफ दिया जाए। बहरहाल वो एक अलग केस है। अब इसमें फ़राह खान के बारे में कहते हैं जी कि वो आई और आकर उन्होंने मुझे घड़ी भेज दी। ये कहानी इन्होंने जियो TV के ऊपर सुनाई है। लेकिन क्या ये कहानी ठीक है? एक साफ नज़र आ रहा है कि एक शख्स ने अगर घड़ी खरीदी है तोशाखाना से, तो उसके बाद उसने बेचनी है ना, इतनी महंगी घड़ी रखेगा कौन? और अगर वो घड़ी बेची है तो जिसको बेची है वो के रिकॉर्ड लेकर आए। अब उसका एक एफिडेविट तैयार किया गया है और ये कहानी बनाई गई है। अच्छा, इस कहानी के अंदर फ़राह शहजादी को घुसेड़ा गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक फ़राह शहजादी का इस कहानी से या इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ मुझे अभी तक कंफर्म नहीं किया किसी ने। वे कोई और शख्सियत है जिसका नाम अभी नहीं लिया जा रहा और आने वाले वक्त में शायद नाम आ जाएगा। लेकिन उमर फ़ारूक को क्या मिला इस सारे खेल के अंदर, और इससे पहले उन्होंने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बड़ा सादा है। उमर फ़ारूक साहब का मामला ये है कि उनके ऊपर पाकिस्तान में केसेस थे। एक तो उनके वो केसेस ख़त्म किए गए, दूसरा इस हुकूमत ने फौरी तौर पे उनको फैसिलिटेट करते हुए पिछले महीने यानी अक्टूबर के अंदर जो उनका एक नाम पड़ा हुआ था इंटरपोल के अंदर वो भी उनका निकलवाया, तो ये बहुत फ़ायदा दिया गया। और दूसरा, यहाँ पे मेरे पास की डिटेल मौजूद है कि शहजाद अकबर पे और सूफिया मिर्ज़ा के ऊपर मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। यानी इस्लामाबाद पुलिस ने फाइल किया है केस शहजाद अकबर और सूफिया मिर्ज़ा के खिलाफ, और ये 22 अक्टूबर को हुआ है, यानी बिल्कुल एक महीना भी नहीं हुआ अभी इस केस को। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके सहूलत फराम करके उमर फ़ारूक साहब को पाकिस्तान के अंदर दी गई।
जिसके बदले में उमर फारूक साहब, यानी पहले उनको ऊपर पर्चे हो रहे थे, अब उनके मुखालिफिन पे पर्चे हो रहे हैं, और मुखालिफिन पे जब पर्चे हो रहे हैं, जब उनके अपने मुकदमात खारिज हो रहे हैं, जब उनका नाम इंटरपोल में से निकल रहा है, तो जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, ये बहुत ताकतवर आदमी है इस्लामाबाद का जो मदद कर रहा है। दुबई में भी उनका एक बहुत ताकतवर आदमी मौजूद है जो ये सारी डील और ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो आप समझ जाएं फिर ये चीज़ कैसे हुई है और कैसे करने की कोशिश की गई है। और अब उस आदमी को जो भी कहा गया उसने आकर बोल दिया, और इंटरव्यू को देखकर बड़ा साफ नज़र आ रहा था कि ऐसा लगता था एक स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। यानी जो पहले से तय है कि ये सवाल होगा, ये जवाब होगा, ये सवाल होगा, ये जवाब होगा, हमने ये कहानी बना के लोगों को इस तरीके से बतानी है। लेकिन ये कहानी भी पिट गई, इसमें निकला ही कुछ नहीं, क्योंकि बेशुमार लोगों के साथ तस्वीरें निकल आईं उमर फारूक साहब की, और वो तस्वीर निकली वो इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके बहुत करीबी लोग हैं, कुछ ऑफिसर्स की भी आ रही हैं, कुछ लोगों ने फेक भी बनाई होंगी, लेकिन बेशतर तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब आप ये देखें तोशाखाना का कानून क्या कहता है। ये कानून बाकायदा मौजूद है और इसको जनाब कानून को कहते हैं कि प्रोसीजर फॉर द एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैबिनेट डिवीजन का ये पेपर मेरे पास मौजूद है, और ये है जी दिसंबर 2018 वाला। यानी ये कहता है कि तमाम तहाइफ जो लिए जाएंगे वो कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ आगाह किया जाएगा। तमाम तहाइफ के बारे में आगाह करना अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी जो है वो चीफ प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिसर या उनका जो नुमाइंदा जो दौरे से मुंसलिक होगा वो ये जिम्मेदारी अदा करेगा। अगर कोई कैश देगा तो उससे इनकार कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो फिर भी ना माने और आपको कैश देना चाहे कोई बैरून मुल्क से, तो आप उसको फ़ौरन सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे। सदर मुमलिकत या सरबराह जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये वो लोग होंगे जो ये तहाइफ ले सकते हैं, बाकी लोग इनकार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको दिए जाए तहाइफ तो वो तोशाखाना में जमा करवा दिए जाएंगे। काबीना डिवीज़न जो है वो तोहफे की कीमत का तयन करेगी, इसका एक पूरा तरीक़ाकार मौजूद है, और उसका एक बजट भी रखा गया है कि ये बजट लगाया जाएगा कि इसमें आप पता कर सकते हैं कि तोहफे की कीमत क्या है। 30,000 रुपये तक का तोहफा जो है वो कोई भी वैसे ही रख सकता है, लेकिन इससे ऊपर का तोहफा लेने के लिए इमरान खान साहब के नए कानून के मुताबिक 50% रकम अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, कीमत अदा करने और तोहफा लेने के लिए 4 महीने की एक डेडलाइन भी रखी गई है 8वीं शिक के अंदर, 7वीं या 8वीं शिक के अंदर। और इसका 10वां नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कानून है इसका 10वां जो पॉइंट है, जो पैराग्राफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि साल में 2 मरतबा या 1 मरतबा उन तोहफों को बेच दिया जाएगा जिनको डिस्प्ले ना करना हो, और यानी गाड़ियाँ और जो इंटीक्स हैं, इंटीक्स वो होती हैं जो बहुत पुराने ज़माने की कोई आपको तारीखी नौयत की कोई चीज़ मिल जाए वो, या गाड़ियाँ, उनको नहीं बेचा जा सकेगा। बाकी जो तोहफे हैं जिनको किसी जगह पे सजाया नहीं जा सकता, उन तोहफों को बेचने के लिए साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा वो बाकायदा सेल की जाएगी, और पहले तखमीना लगाया जाएगा कीमत का, और उसके लिए जो कैबिनेट डिवीज़न है वो बंदोबस्त करके देगी। हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी इन तोहफों को सेल कर दिया जाएगा, और सील करके लोग इसका भेजते हैं, वो एक बिड भेजते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ये सेल हो जाते हैं। बहुत सारे तोहफे बहुत मरतबा सेल हुए हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि तोहफा बड़ा मुकद्दस है, तोहफा बड़ा ये है, तो ऐसे तोहफे बेशुमार पहले भी बिकते रहे, तो ये अब भी बिक गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कानूनी नुक्ता नज़र से बिल्कुल केस फारग है, बोगस है। इसमें इमरान खान साहब को कोई एक बंदे का एफिडेविट कोई अहमियत नहीं रखता। कैश में उसने ट्रांजैक्शन की है, उसके बकौल वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसका फैसला उसके करैक्टर को देखकर किया जा सकता है। इस शख्स पर नॉर्वे में केस है, स्विट्ज़रलैंड में केस है, पाकिस्तान में केस है, और मल्टीपल चीज़ें हैं। अब इस बुनियाद के ऊपर आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि जो उन्होंने कहा उमर फारूक साहब ने वो बिल्कुल दुरुस्त कहा? आप ये नहीं कह सकते। और बीच में जो एक निजी किस्म की स्टोरी है वो इतनी गंदी है, वो मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अब आ जाए एक और खबर है, और ये डॉन पे दी गई है, और ख़बर जो है रियाजुल हक साहब ने ब्रेक की है। ये खबर आपको कहीं और अभी मैंने नहीं पढ़ी और मुझे नहीं मिली, लेकिन ये बड़ी अजीब चीज़ हो रही है। आर्मी चीफ कई मरतबा कह चुके हैं कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और वो रिटायरमेंट लेकर जा रहे हैं, लेकिन काबीना की कमेटी बराए कानून साजी, जिसको CCLC भी आप कहते हैं, उस कमेटी ने आर्मी एक्ट 1952 के अंदर तरामीम तजवीज़ की हैं, और अगर वो जो फैसला उन्होंने किया है कि तरामीम की जाएँ, ये कैबिनेट में जाएँ और उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट से इसको पास कर लिया जाए या ये तरमीम कर ली जाए, आर्मी एक्ट 1952 के अंदर ये तब्दीली कर दी जाए, तो फिर जो है वो उसके कुछ सेक्शंस हैं, और ख़ास तौर पे जो सेक्शंस हैं इस खबर के मुताबिक वो उनका ताल्लुक जो है वो रीअपॉइंटमेंट या
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन इस हवाले से है। आर्मी चीफ तो कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, बल्कि वो रिटायरमेंट लेंगे, और बार बार इसका अनाउंसमेंट भी किया गया है। ISPR ने भी इसको कहा है, वो अमेरिका में भी कहकर आए हैं। लेकिन फिर भी जो किया जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन वाला मामला है उसमें एक लफ्ज़ मौजूद है जिसको रीअपॉइंटमेंट किया गया था जब अदालत में केस चला था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। रीअपॉइंटमेंट का मतलब है कि नए सिरे से समरी तैयार होगी, नए सिरे से उसके ऊपर दस्तखत होंगे, नए सिरे से तमाम अप्रूवल्स होंगी, सदर मुमलिकत की कॉन्सेंट और वो सारी चीज़ें होंगी, और उसके बाद वो आर्मी चीफ और पाकिस्तान बन जाएंगे। ये है। लेकिन ये जो रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ है इसको रिटेन करने से या रिटेंशन से बदल दिया जा रहा है। यानी ये जो कोशिश की जा रही है, काबीना की कमेटी बराए कानून साजी के अंदर जो चीज़ आई है, जिसको कानून बदलने की कोशिश की जा रही है आर्मी एक्ट 1952 में, वो ये है कि जो रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ है उसको रिटेंशन में बदल दिया जाए, यानी लफ्ज़ तैनाती को लफ्ज़ बरकरार रखने में बदल दिया जाए। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये बहुत अहम है। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रीअपॉइंटमेंट करते हैं तो पूरे कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि एक नए आर्मी चीफ को तैनात किया जाता है। उसमें सदर का दफ्तर इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे दफातर इन्वॉल्व होंगे, समरी तैयार होगी, नाम आएंगे, उनके अंदर से चुना जाएगा, अप्रूवल दी जाएगी, वो पूरा एक प्रोसीजर होगा। और सदर आरिफ अलवी जो है उनका ताल्लुक आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो अगर रिटेंशन से बदल दिया जाता है रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज़, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब को ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो सादा एक लाइन का नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसमें वो ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज प्लीज टू रिटेन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा फॉर अ पीरियड ऑफ, और वो अपना पीरियड बता देंगे। तो इस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल सकती है सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की एक लाइन लिखने से। अब ये इस वक्त ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सोचने वाली बात है। वैसे अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।